सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, मैं इसमें बात करूंगा जीआई टैग पर। देखेंगे जीआई टैग आखिर क्या होते हैं, इस समय क्यों चर्चा में बने हुए हैं, इनसे जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे क्या हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, मैं उसमें बात करूंगा काजीरंगा नेशनल पार्क के विषय में। देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, क्यों फेमस है और इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए हम इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी सूचना कि अभी कुछ घंटे पहले मैंने एक साप्ताहिक एमसीक्यू का वीडियो आपके लिए प्रेजेंट किया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वहां पर जो एमसीक्यू दिए गए हैं उसको सॉल्व किया होगा। उस वीडियो को देखने की गुजारिश मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप वीडियो को देखेंगे, अगर प्रश्न आपके सब सही होते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि आखिर जब आप वीडियो देख रहे थे, आप नोट्स तैयार कर रहे थे, तो उसमें ऐसी क्या कमियां रह गई और कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप साप्ताहिक एमसीक्यू वाला वीडियो भी देखेंगे। आइए हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक जीआई टैग पर। विश्व में हर देश अपनी कुछ विशिष्टता रखता है, अर्थात अलग पहचान रखता है। ये जो विशिष्टता होती है वो कैसी होती है? भौगोलिक हो सकती है, अर्थात कोई क्षेत्र है वह आइलैंड के रूप में हो सकता है, कोई पठारी क्षेत्र हो सकता है, कोई पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है। ठीक इसी तरह से हर देश की अपनी एक सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, उसका एक व्यापारिक महत्व होता है। कोई जो है कि सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग के उत्पादों को ज़्यादा बेचते हैं और कुछ जो क्षेत्र हैं वह कृषि उत्पाद बेचते हैं। और इसको आप अलग अलग देशों के संदर्भ में आप जोड़ सकते हैं। हर देश अपना व्यापार करता है, अपना सामाजिक महत्व रखता है, वहाँ का एक कल्चर होता है और वहाँ की एक ज्योग्राफी होती है। तो देखिए जो ज्योग्राफी वहाँ की होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्योग्राफी दरअसल ये डिसाइड करती है कि वहाँ पर किन किन चीज़ों का लगभग उत्पादन हो सकता है। व्यक्ति भी उसमें परिवर्तन लाता है, लेकिन ज्योग्राफी अर्थात कहीं का जो भूगोल है वह बताता है कि वहाँ पर किन किन चीज़ों का उत्पादन आसानी से हो सकता है और किन किन चीज़ों में डिफिकल्टी जाती है। जहाँ पर मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, अधिक वर्षा होती है और साथ ही साथ वहाँ पर अगर जनसंख्या है तो वहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा हो पाएगी। लेकिन कोई अगर पठारी क्षेत्र है, प्लेटू एरिया है और वहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, खनिज का उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक इसी तरह से विश्व में हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है और इन्हीं विशेषताओं को हमें जोड़ के देखना है इस टॉपिक से। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर क्षेत्र की अपनी एक प्रकृति है और वहाँ पर रहने वाले लोग अपने द्वारा मानवीय प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से हर क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर उत्पादन कम और ज़्यादा, कहीं का जो उत्पाद होता है वो कुछ विशिष्ट होता है, कुछ अलग होता है। अब होता क्या है कि कुछ क्षेत्रों के जो उत्पाद होते हैं वो इतने ज़्यादा विशिष्ट होते हैं कि उनकी एक अलग पहचान होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जब हम टीवी पर जो है एक ऐड देखते हैं कोई, और उसमें अगर चाय का ऐड आता है तो उसमें हम किस क्षेत्र के चाय का नाम जानते हैं? दार्जिलिंग। लिखा आता है कि दार्जिलिंग के पत्तों से बनी हुई चाय। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी दूसरी चीज़ की बात करें, जैसे बनारसी साड़ी, तो हम साड़ी की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या खाका बन जाता है कि एक बनारसी साड़ी होती है। ठीक इसी तरह से अगर हम लड्डू की बात करें तो तिरुपति के जो लड्डू होते हैं, ऐसे ही अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो महाबलेश्वर के जो स्ट्रॉबेरी। तो कहीं ना कहीं ये जितने उत्पाद हैं ये क्या बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में यह होते हैं वहाँ की ज्योग्राफी ने, वहाँ के लोगों ने कुछ उत्पादों में बहुत विशिष्टता हासिल की है, चाहे वह प्राकृतिक कारण हो या फिर मानवीय कारण हो, और इसके वजह से वह उत्पाद अन्य उत्पादों से ज़्यादा अच्छे नजर आते हैं, ज़्यादा उनकी डिमांड होती है। तो होता क्या है कि क्षेत्र विशेष में जो उत्पादित होने वाले उत्पाद हैं उनकी वैश्विक पहचान बनी रहे, उनका महत्व बना रहे, इसके लिए भौगोलिक संकेतक अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात जीआई टैग प्रदान किया जाता है।
कुल मिलाकर अगर मान लीजिए आप किसी क्षेत्र के में रहने वाले हैं, उस क्षेत्र में कोई एक ऐसा उत्पाद बनता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसका एक इतिहास है, उसकी जो बनावट है या उसकी जो विशेषताएं हैं वह यूनिक हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जीआई टैग प्रदान आप प्राप्त कर सकते हैं। जब जीआई टैग आप प्राप्त कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपके उत्पाद जैसा कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। वह क्या है, जो आपका उत्पाद है वह सर्वश्रेष्ठ है। और जब इस उत्पाद को आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीआई टैग के साथ आप बेचेंगे तो इसकी कीमत ज्यादा होगी। स्वाभाविक है, जब कीमत बढ़ रही है जीआई टैग से तो हर व्यक्ति इसको क्या करेगा, प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब होता क्या है, जो जीआई टैग होता है वह किसी प्राकृतिक चीज को, अर्थात कोई चीज उत्पादित हो रही है नेचुरल रूप से, उसको दिया जा सकता है, कोई एग्रीकल्चर की चीज को दिया जा सकता है, या कोई मानव निर्मित चीज जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं उसको भी दिया जा सकता है। लेकिन जब भी किसी चीज को जीआई टैग दिया जाएगा तो उसके केंद्र में होगा उसकी गुणवत्ता, उसकी विशेषता अद्वितीय होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यदि किसी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि वह विशिष्ट है, अलग है, कोई दूसरा उत्पाद उस तरह का नहीं है। और जीआई टैग मिलने के साथ ही उस उत्पाद की क्या हो जाती है, वैश्विक पहचान सुनिश्चित हो जाती है। जैसे अगर आप साड़ी कहें केवल, तो हो सकता है अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति इतना ना जाने, लेकिन जैसे आप शब्द यूज करेंगे ना बनारसी साड़ी, उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अच्छा ये वह वाली साड़ी है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। क्योंकि जैसे हम अपने देश के उत्पादों को जीआई टैग दे रहे हैं, ठीक इसी तरह से अमेरिका के लोग अपने उत्पादों को जीआई टैग देते हैं। और जब किसी एक चीज को जीआई टैग किसी एक जगह से मिल जाता है तो दूसरी चीज को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें हमारे यहाँ का जो बासमती चावल है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो अब यह नहीं कह सकता बांग्लादेश, म्यांमार, ये नहीं कह सकते कि हमारे वाले चावल को भी जीआई टैग मिलना चाहिए। कारण यह है कि जो हमारे यहाँ का चावल है, बासमती चावल है, वह बिल्कुल अलग है, अनोखा है, उसकी जो डिमांड है, उसका जो साहित्य है, उसकी प्राचीनता है वह बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलना काफी महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके लिए क्या करता है, जो विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO है, उसके तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू, जिसको हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत जीआई टैग प्राप्त करते हैं और यह जीआई टैग प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि जब WTO के तहत आने वाले ट्रिप्स के तहत जब हम क्या करते हैं, जीआई टैग प्राप्त कर लेते हैं, तो यह दूसरे को नहीं मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कॉपीराइट वगैरह जी चीज नहीं होती है, एक तरह का बेंचमार्क होता है, तो ठीक इसी तरह से जो जीआई टैग है ये भी क्या होता है, एक प्रकार का बेंचमार्क है, एक प्रकार का ट्रेडमार्क है, जिसकी जो महत्ता है पूरे विश्व में काफी ज्यादा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी क्षेत्र के एक ही उत्पाद को क्या किया जा सकता है, जीआई टैग दिया जा सकता है। इसी के कारण जब भी जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है तो उससे मिलते जुलते जो उत्पाद होते हैं या वही चीज जब दूसरे क्षेत्र में हो रही होती है तो उससे क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। खैर, भारत में भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग के पंजीकरण को किसके तहत लाया जाता है, माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, अर्थात इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और प्रदान ही नहीं किया जाता बल्कि इसको विनियमित किया जाता है, अर्थात इसको रेगुलेट किया जाता है, इसको संरक्षित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत आपको या किसी व्यक्ति को या फिर जो है किसी क्षेत्र के लोग को जीआई टैग प्राप्त होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। 1 सितंबर वर्ष 2003 को यह जो अधिनियम था 99 वाला, यह क्या हुआ, प्रभावी है। और जब प्रभावी हुआ तो इसके बाद वर्ष 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को प्राप्त हुआ, अर्थात दार्जिलिंग चाय पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद है। अब ये जो जीआई टैग मिल गया है, इसके लिए क्या किया गया है, पंजीयक रजिस्ट्रार अर्थात रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन
इंडिकेशन के द्वारा एक जो है कि मुख्यालय बनाया गया है, और यह जो मुख्यालय है चेन्नई में है। और यह जो रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, यह देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई राज्य ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसका जो मूल्य है, इसका जो मानक है, इस टैग का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर कौन रेगुलेट करता है, जीआई टैग जो होते हैं इनके रेगुलेशन की जिम्मेदारी भारत में दी गई है भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार, जिसको इंग्लिश में रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जाना जाता है, उसको दी गई है। और इनका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। अर्थात यह अपने मुख्यालय में बैठकर यह देखते हैं कि इनके द्वारा प्रदान किया गया जो जीआई टैग है उसका कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई राज्य उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, और ऐसा तो नहीं है कि किसी वस्तु को जीआई टैग प्राप्त ही ना हुआ हो लेकिन फिर भी क्या कर रहा हो, वह जीआई टैग लगाकर बेच रहा हो। एक बार जब जीआई टैग मिल जाता है, अर्थात इसका जब पंजीकरण हो जाता है, तो ये 10 वर्ष के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। फिर से आपको क्या करना होता है, जीआई टैग प्राप्त करना होता है। सामान्यतः जब एक बार जीआई टैग आपको मिल जाता है तो दोबारा भी मिलना आसान होता है। भारत में अब तक 350 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया चुका है। अब देखिए, इसी जीआई टैग से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। भारत के सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र में चावल की एक विशेष प्रजाति या एक किस्म का उत्पादन लंबे समय से होता आया है, जिसे बासमती के नाम से जानते हैं, और इसको हम बासमती चावल के नाम से पुकारते हैं। यह जो चावल है यह भारत और पाकिस्तान के मात्र 18 जिलों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं उपजाया जाता है। अर्थात जो जिसको जीआई टैग प्राप्त है यह भारत और भारत से लगा हुआ जो पाकिस्तान का एरिया है उसके 18 जिलों में सिर्फ और सिर्फ यह बासमती चावल जो है कि जो उपजाया जाता है, और इसी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अब ये जो जीआई टैग प्राप्त ये जो चावल है पूरे विश्व में इसकी क्या है, काफ़ी डिमांड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सुगंध है, इसका जो स्वाद है, इसकी जो पौष्टिकता है वो काफ़ी अलग है, और इसी के वजह से यूरोप, अमेरिका और जो खाड़ी क्षेत्र हैं अर्थात जो गल्फ कंट्री वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वर्ष 2010 में सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र में उत्पादित बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। जब आप देखिए शब्द यूज कर रहे हैं सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र, तो आपको क्लियर करना होगा कि आखिर इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसके तहत जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिर्फ 26 जिले शामिल हैं। इनके यहाँ जो बासमती चावल को का प्रोडक्शन होता है उसी को सिर्फ और सिर्फ जीआई टैग दिया गया है। बाकी अन्य चावल चाहे वो बासमती ही हो उसको जीआई टैग प्रदान नहीं किया जाता। अब क्या होता है कि जो ये इन क्षेत्रों की ये जो चावल है इसको जीआई टैग इसलिए मिल पाया क्योंकि यहाँ का जो चावल है इसकी पहचान प्राचीन लोक कथाओं में होती है, पाक जो साहित्य होते हैं अर्थात खाने के जो साहित्य हैं उसमें मिल जाएगा, ऐतिहासिक अभिलेखों में तक इनमें जिक्र आता है, और इसकी वजह से लंबे समय से क्या है यह एक यूनिक विशेषता को बनाए हुए थे। तो जब क्या हुआ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का यह जो कॉन्सेप्ट आया तो इसमें यह जो बासमती चावल था इसने अपनी दावेदारी पेश की, और इस तरह से जितने कंडीशन थे अर्थात वो किसी क्षेत्र में उत्पादित होना चाहिए, उसी क्षेत्र में उत्पादित होना चाहिए जिसको जीआई टैग मिल रहा है, दूसरी कि इसकी अलग एक पहचान होना चाहिए, एक साहित्य होना चाहिए जिससे लगे कि अभी का उत्पाद नहीं है, लंबे समय से यहीं पर उत्पादित होता है। इससे यह जो पैरामीटर है कि यह प्राचीन समय से होना चाहिए यह इसलिए बनाया गया। कई बार क्या होता है विवाद उभर आता है कि नहीं हमारे यहाँ भी ये उत्पाद होता है, जैसे आपने रसगुल्ले को लेकर देखा था कि विवाद छिड़ गया था, उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर आपने देखा कि रसगुल्ले का फिर हिस्ट्री देखा गया, कहाँ पे रसगुल्ला बनता था, कहाँ से आगे बढ़ा। तो ठीक इसी तरह से ये नियम बनाए गए। भारत ने क्या किया कि जब यहाँ पर देखा कि जो बासमती चावल है वो सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, तो जो सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र का चावल है उसको जीआई टैग प्रदान कर दिया। अब जब जीआई टैग प्रदान कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ, इसी तरह से मिलते जुलते चावल को 50 से अधिक देशों ने और लगभग जो है कि कई तरह के अपने प्रावधानों का उपयोग करते हुए इसको बेचने का उपबंध किया। अर्थात
जब जीआई टैग दे दिया गया तो इसके बाद क्या हुआ, सभी देश जो थे जो चावल उत्पादन करते थे, अधिकांश देशों की नीयत क्या हो गई, खराब हो गई। उनको लगा कि हमारा जो चावल है उसको भी जीआई टैग मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जैसा चावल भारत में होता है ठीक हमारे यहाँ भी बासमती चावल वैसा ही होता है, और जीआई टैग लगाकर बेचने लगे। इसके वजह से भारत को लगभग 1000 से अधिक कानूनी कार्रवाई करना पड़ा, और फिर ना ही सिर्फ कानूनी कार्रवाई करना पड़ा बल्कि उन देशों से कहना पड़ा कि आप यह गलत कर रहे हैं, क्योंकि यह एक ही उत्पाद को प्राप्त हुआ है जो कि सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र में होता है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। अब हुआ क्या कि अब जो है कि इस जो चावल है इससे मिलते जुलते चावल भारत के कुछ और राज्यों में उत्पादित होते हैं। मध्य प्रदेश का इसमें एक बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बासमती चावल का जो है उत्पादन होता है, और जो चावल अभी हम बासमती का देख रहे थे कहाँ पर, आपके ये सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र का, ऐसे ही कुछ विशेषता इनकी भी होती है। इसी कारण जो मध्य प्रदेश के लोग हैं और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वह कह रही है लंबे समय से कि हमारे राज्य के बासमती चावल को भी जीआई टैग दिया जाए। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाए, और इससे क्या होगा, जैसे ही जीआई टैग प्राप्त होगा तो यहाँ के जो चावल की कीमत है वह कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि निर्यात क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ी कीमत पे होगा, क्योंकि उसके साथ एक क्या हो गया है, बेंचमार्क जुड़ गया है, एक ट्रेडमार्क जुड़ गया है, और वह क्या है, जीआई टैग। मध्य प्रदेश का कहना है कि उसका जो है कि कई लाख लोग वहाँ पर जो है कि इस पर निर्भर है। कितने लोग निर्भर हैं मैं आपको उसमें बता देता हूँ। देखिए लगभग यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ के लगभग 80,000 किसान डायरेक्ट इस पर इन्वॉल्व हैं, और बाकी अगर पूरे क्षेत्र को मिला दिया जाए तो इस संख्या लाखों में। और इनका कहना है कि 13 जिलों में हम क्या करते हैं, जो चावल उत्पादित करते हैं वह बासमती चावल की तरह है। और ये कहते हैं ना सिर्फ हम उत्पादित करते हैं बल्कि बड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, निर्यात भी करते हैं। और निर्यात इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारे जो चावल का जो गुणवत्ता है वह क्या है, काफ़ी अच्छी है। और ये 3000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष लगभग चावल का निर्यात करते हैं। तो इनका कहना है कि अगर हमें जीआई टैग मिल जाएगा तो इससे क्या होगा, हम आने वाले समय में यह जो चावल का प्रोडक्शन है और बढ़ा सकेंगे, और हमारे किसानों को और फायदा मिल सकेगा। लेकिन इसी में एक संस्था है जिसका नाम है एपेडा, अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह जो है कि कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका कहना यह है कि जो यह ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है यह किसी एक खास क्षेत्र के उत्पाद को मिलता है। यदि एमपी के चावल को भी यह दिया जाएगा तो इससे आने वाले समय में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। दिक्कत का मतलब यह है कि फिर जो है कि कुछ चुनौतियां आएंगी। कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये आगे मैं बताऊंगा। तो कुल मिलाकर एपेटा ने कहा कि नहीं, मध्य प्रदेश की जो डिमांड है वह सही नहीं है। मामला अब क्या हुआ है, लगभग 10 वर्षों तक यह बात चलती रही, और कई प्लेटफॉर्म पर जो है कि मध्य प्रदेश सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री यह बात कहते आए हैं कि हमारे यहाँ के जो चावल है इसको जीआई टैग मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जो अब यह मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक तरफ है जो है कि मध्य प्रदेश सरकार, और दूसरी तरफ है 7 राज्य जो मैंने आपको बताया सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र के, इनका। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं जो बासमती चावल का प्रोडक्शन करते हैं, इनका नाम है बासमती चावल एक्सपोर्ट एसोसिएशन। इन्होंने इसका विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इनके एमपी के जो चावल है इसको जो है कि जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए। अब बात इतनी आगे तक बढ़ गई है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनसे मिले, और उनसे उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह कुछ विकल्प सुझाएं और जिसके वजह से इनको क्या हो सके, जीआई टैग प्राप्त हो सके। और जब जीआई टैग प्राप्त हो जाएगा तो इनको कहना यह है कि हमारा जो उत्पाद है, अर्थात मध्य प्रदेश का जो उत्पाद है वह किसी भी मामले में जो है कि सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र से कमजोर नहीं है, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से क्या हो जाए, इसको मिल जाए। और जब यह मिल जाएगा तो इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों की आय बढ़ेगी। प्रश्न ये है कि आखिर जब जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार इतनी उतारू है और साथ ही साथ उसके जो दावे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है, तो क्यों नहीं जीआई टैग प्रदान किया जाता। तो देखिए है क्या, जीआई टैग प्रदान करने के लिए केवल भौतिक विशेषताएं, अर्थात ऐसा ना हो कि सिर्फ उसकी खुशबू, उसका जो देखने का फीचर्स है
अर्थात कैसा दिखता है, कितने मिनट में तैयार होता है, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए, बल्कि जरूरी ये भी है कि उसका जो भौगोलिक एरिया से उसका संबंध हो। अर्थात आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्षेत्र यहाँ पर कोई चीज़ उत्पादित होती है। मान लीजिए आपके ज़िले को लेकर मैं बात करता हूँ, आपके ज़िले में एक कोई गांव है, वहाँ पर कोई सब्जी होती है, वो अलग महत्व रखती है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि ज़िले में हर जगह जहाँ जहाँ पे ऐसा जो है कि सब्जी प्राप्त होगी तो उसको टैग दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी कहा जाता है कि देखिए ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन का ये जो टैग है, इसके साथ सबसे बड़ी जो खासियत है कि इसके साथ ही नाम जुड़ा हुआ है कि ज्योग्राफिकल, अर्थात उसका भौगोलिक एक कोई एरिया होना चाहिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश को इसमें शामिल किया जाएगा तो इससे यह होगा कि वैसे चावल जहां और भी उत्पादित होते हैं वो लोग भी डिमांड करेंगे। कैसे डिमांड करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान भी तो क्या करता है, यह जो बासमती चावल का उत्पादित करता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि पाकिस्तान के अभी 18 जिलों में ही इस उत्पादन होता है। लेकिन अगर सोचिए कि हमने मध्य प्रदेश को शामिल किया और वह इस वजह से किया कि मध्य प्रदेश सरकार की डिमांड है, तो ऐसे ही जो है कि पाकिस्तान कहेगा कि हमारे पूरे देश में जो चावल का प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन को भी हम जीआई टैग देंगे। और ठीक इसी तरह से आपको मैंने बताया कि जब यह जीआई टैग भारत के चावल को दिया जाने लगा तो भारत सरकार ने 50 से अधिक देशों से कानूनी लड़ाई लड़ी। उनसे कहा कि आप अपने उत्पाद को जीआई टैग नहीं दे सकते। तो अब वो कहेंगे कि जब जो जीआई टैग एक एरिया के उत्पाद को दिया जाता है और एक एरिया के उत्पाद को ही दिया गया था, उसी आधार पे आपने हमें रोका, तो अब आप एमपी को क्यों दे रहे हो? और एमपी को अगर दे रहे हो तो हम भी क्या करेंगे? जीआई टैग देंगे। यह बात है। अब देखिए दूसरा क्या है कि जो गुणवत्ता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम एक चीज़ मानते हैं कि उसकी खुशबू, उसका जो साइज है, वो सभी चीज़ें देखने में वैसी हो सकती हैं, लेकिन जो उसकी पौष्टिकता है और उसकी जो सभी विशेषताएं हैं वह जीआई टैग प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि एमपी में वो बदल जाए। होगा क्या कि जो एमपी का जो चावल है इसकी ज्योग्राफी ही अलग है। आप देखिए जो गंगा सिंधु का मैदानी वाला जो क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र का देखिए, यहाँ पर ये जो नदियों का दोआब वाला क्षेत्र है और यहाँ की जो मिट्टी है वो अलग है, और जो मिट्टी अलग है और ये पर्वतीय क्षेत्र के पास है। पर्वतीय क्षेत्र के पास होने के कारण यहाँ पर जो मिनरल्स है मिट्टी में वो पर्वतों से लाए गए हैं, वो काफ़ी डाइवर्स ही पाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश वाले एरिया में नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक है उनकी जो विशिष्टता है उस पर क्या करेगा? निगेटिव इंपैक्ट डालेगा अगर हम एमपी वाले चावल को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है, जहाँ पर अभी जो सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 20 लाख किसान इस पर निर्भर है। 7 राज्यों का जो है कि प्रोडक्ट है। अब सोचिए कि जब क्या होगा, जीआई टैग बहुत जो एमपी वाले चावल को भी दे दिया जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा चावल का उत्पादन होगा, और जब चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा तो मार्केट में तो डिमांड उतनी ही है ना। तो मार्केट में जब सामान जाएगा तो लोग कहेंगे कि भैया देखो चावल का आपके पास क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमें कीमत कम करके दो। तो अब कीमत जब कम करना पड़ेगा तो इसका नुकसान किस पर पड़ेगा? इस पर पड़ेगा सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र के किसानों पर। तो कहा यह जा रहा है कि आपके यहाँ के अर्थात मध्य प्रदेश के जो 80,000 किसान निर्भर हैं, हम समझते हैं उनकी दिक्कतें, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके अगर हमने आपको भी इसमें शामिल कर लिया तो ये 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो जाएंगे। अब इसका क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और फिर क्या होगा? जब कीमत चावल की कम हो जाएगी जीआई टैग वाले, तो लोग क्या करेंगे? अधिक से अधिक चावल उत्पादन करेंगे, जिससे वो प्राप्त जो लाभ है वो उसको मेंटेन कर सके। और जब चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपको पता है चावल क्या करता है? ग्राउंड वाटर के लिए काफ़ी घातक माना जाता है। घातक इसलिए कि कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे हरियाणा वाला, पंजाब वाला एरिया, आप वहाँ की ज्योग्राफी देखिए, वहाँ का जो ज्योग्राफी वो चावल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा? जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ग्राउंड वाटर का यूज करेंगे और इसकी वजह से क्या होगी? समस्या होगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार के पास अभी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य हित और राष्ट्रीय हित में समन्वय बनाने का प्रयास करे। और इसी के कारण जब अब मध्य प्रदेश सरकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो अखिल भारतीय निर्यातक संघ जो किसका है? चावल का, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से बासमती चावल की महत्ता को संरक्षित और सुरक्षित करने की मांग की है और कहा है कि यह जो राज्य हैं जिनको पहले से इसको जीआई टैग मिला था, यह उन्हीं के पास रहना चाहिए। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चा में क्यों है।
अब देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क को समझने से पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर मैप दिखाई दे रहा है असम का, और उसी में एक जो है कि पॉइंट बना हुआ है काजीरंगा। अब आप असम का एरिया तो समझ ही गए होंगे, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, इसकी विशेषताओं को बताया था। तो कुल मिलाकर असम वाला जो क्षेत्र है वह जो है कि बाढ़ प्रभावित है। अब एक और मैप देख लीजिए। अब देखिए इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क दिखाया गया, और देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क की जो लोकेशन देखिए वो कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे। और ब्रह्मपुत्रा रिवर कौन सी रिवर है इंडिया की, जिसमें सिल्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, अवसाद बहुत ज़्यादा होता है। अवसाद जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि उसके जो बेसिन है वो छिछला होता जाएगा सेडिमेंटेशन से, और उसके बाद क्या होगा, जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो क्या करेगा, बाढ़ का कारण बन जाएगा। आपने इसकी लोकेशन देख ली। अब मिनट्स पर हम बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नौगांव जिले में स्थित है। यह भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले नेशनल पार्क में शामिल है। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला यह जो पार्क है पूरी दुनिया में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं उनके लिए जाना जाता है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ऊबड़ खाबड़ मैदान वाला भी है, दलदल से घिरा वाला क्षेत्र है। यहाँ के बगल से पानी प्रवाहित होता है नदियों का, और इसके वजह से यहाँ पर घास का भी विकास होता है, दलदली क्षेत्र का भी विकास होता है, और यहाँ पर वनों का भी विकास होता है। तो जब इतनी सब चीजें हैं तो यह क्या करती हैं, जीवों के आवास का आधार बनती हैं, और इसी कारण यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा है। और इसी को देखते हुए वर्ष 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। मार्च 2015 की जनगणना के अनुसार इस नेशनल पार्क में लगभग 2400 गेंडे हैं। गेंडे जो ये हैं ये तो है ही हैं जो इसकी पहचान है, लेकिन यहाँ पे और भी जीव पाए जाते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर नाम दिख रहे हैं इनको याद कर लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर गेंडे के अलावा हाथी, भारतीय भैंसा, हिरण, सांभर, भालू, बाघ, चीता, सुअर, जंगली बिल्ली, लंगूर, हुलाक, गिब्बन, भेड़िया, शाही जैसे जानवर पाए जाते हैं। पेलिकन, बत्तख, हॉर्नबिल, आइबिस, काली गर्दन वाले स्टॉर्क आदि पक्षी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि ठंडियों के समय पे कुछ पक्षी जो है कि प्रवास करके भी आते हैं। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। कुल मिलाकर यह जो नेशनल पार्क है ये काफ़ी फेमस है जीवों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ हमारे जो कि पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाल के वर्षों में यह राष्ट्रीय जो उद्यान है बाढ़ की समस्या का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों का मतलब 2-3 दशकों से अगर देखें तो यहाँ पे बाढ़ की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पहले क्या होता था, बाढ़ जो है कि हर 10 वर्ष में 1-2 बार आती थी, जबकि अब क्या होता है कि प्रत्येक 2 साल पर एक भयानक बाढ़ आ जाती है। जब भयानक बाढ़ आएगी, और ये बाढ़ कहाँ आएगी, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों में, और मैंने इसकी लोकेशन दिखाया, तो क्या होगा, बाढ़ का पानी क्या आएगा, यह जो है इस नेशनल पार्क में भी पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है 60% से अधिक जो हिस्सा है उसका जलमग्न हो जाता है, और सैकड़ों जानवरों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो यह नेशनल पार्क है, यहाँ से पास में ही कार्बी आंगलोंग जो है कि पहाड़ी वाला क्षेत्र है। तो ये जो कार्बी वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ी जो क्षेत्र है कार्बी आंगलोंग वाला, यहाँ पर जीव पहले क्या करते थे, प्रवास करके चले जाते थे। लेकिन अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया है 37। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 37 बना दिया है। अब क्या होते हैं, जब जानवर यहाँ से इस नेशनल पार्क से कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जाने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए, एक तो उनका जो क्षेत्र है उसमें मानवीय अतिक्रमण हो रहा है, दूसरा समय समय पर बाढ़ आ रही है, तीसरा वो जब बाहर चले जाते थे अब वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि क्या है, जब हाईवे नेशनल हाईवे गुजर रहा है तो उन्हें जीवों को खतरा रहता है कि वहां पर उनके साथ क्या दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उनको सीमित क्षेत्र में रहना। अब इसी सीमित क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाए तो जीवों के लिए क्या हो जाएगा, काफी भयावह हो जाएगा। और इस समय भी ऐसा हुआ है। वर्तमान समय में असम क्या कर रहा है, बाढ़ का सामना कर रहा है, और लगभग इसका 85% एरिया किसका, इस नेशनल पार्क का एरिया जो है कि जलमग्न हो गया है, जल में डूब गया है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हजारों वहां पर जो जीव हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और सैकड़ों जीवों की मृत्यु की खबर आई है। बस यहाँ पे एक चीज समझिए कि यह जो बाढ़ है, यह बाढ़ जो आई है इसके वजह से एक त्रासदी तो आई है, लेकिन यह जो बाढ़ आती है हमेशा नुकसानदायक नहीं मानी जाती। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहा हूं मैं, है क्या इसके पीछे कारण, कि जो मैंने ये क्षेत्र बताया, ये पूरा जो
पारिस्थितिकी क्षेत्र है, इकोसिस्टम वाला जो क्षेत्र है कौन सा, आपका काजीरंगा नेशनल पार्क का, ये नदी आधारित जल क्षेत्र वाला पार्क है। इसका मतलब है कि यह जो पार्क है इसमें नदी का योगदान बहुत ज़्यादा है, इसलिए नदियों में अगर पानी की मात्रा आती रहती है तो यहाँ घासों का विकास हो पाता है, दलदल क्षेत्र का विकास हो पाता है। यही दलदली और घास वाले क्षेत्रों में तो क्या होता है, जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनका आवास बनता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाढ़ आती है वो हमेशा नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन यदि बाढ़ की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो कि 60 से लेकर 80-85% एरिया जलमग्न हो जाए, तब क्या हो जाता है, त्रासद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाढ़ है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए हमेशा क्या है, घातक नहीं होती। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे का कारण है कि क्योंकि यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम बन पाया है, दलदली क्षेत्र, घास वाला क्षेत्र, अर्ध सदाबहार वाला वन वाला क्षेत्र, इन सभी के विकास में यहाँ के जो नदियों का जो जल आता है उसका प्रमुख योगदान है। इसके साथ साथ आप जब यहाँ पर जाएंगे तो कई तरह के तैरने वाले जीव मिल जाएंगे, मछलियों की प्रजाति मिल जाएंगी, पौधों की प्रजाति मिल जाएगी, और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। तो कहा यह जाता है कि हमें बाढ़ को इतनी ज़्यादा नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी ही ना आए, बस इतना नियंत्रण कर लेना है जिससे इस पार्क पर जो एक त्रासदी उत्पन्न होती है वो त्रासदी उत्पन्न ना हो। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो पूरा सिस्टम बना है उसके पीछे का कारण है कि नदियों के द्वारा आने वाला पानी। इसीलिए अभी के जो आप एडिटोरियल देखेंगे उसमें यह बात साफ साफ कही जा रही है कि हमें इस प्रकार रिवर सिस्टम को मैनेज करना है जिससे यहाँ पर पानी की भी मात्रा मिलती रहे और साथ ही साथ बाढ़ जैसी त्रासदी भी ना आए। तो यही था पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।